वसंत के प्रथम सुमन हो, कांटों में खिल जाना सीखो। सुरभित मधुमय हो वन उपवन, मधु सौरभ बरसाना सीखो। नमस्कार, यह है संसद से सड़क तक का नया अंक और मैं हूं वर्तिका नंदा। जिंदगी वसंत की तरह खुशहाल हो, अन्न से भरपूर हो और अनाज के भंडार लबालब रहें, इसका वायदा सरकारें करती रही हैं। लेकिन आज भी हंगर फ्री इंडिया एक सपने की तरह है। हिंदुस्तान से कब मिटेगी भूख की लकीरें, आज होगी बहस इसी मुद्दे पर। पड़ताल के लिए हमारे साथ हैं श्री अवतार सिंह भडाना, जो कि तीसरी बार लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं और फूड और न्यूट्रिशन के मुद्दे से इनका पुराना नाता रहा है। साथ में हैं श्री देवेंद्र शर्मा, जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। सवालों तक पहुंचने से पहले आज देखते हैं पहली सबसे बड़ी कवर स्टोरी। रोटी, कपड़ा और अनाज, इन तीन जरूरतों की बात साहित्य में भी हुई है और राजनीति में भी। लेकिन ताज्जुब ये कि पहले हरित और बाद में श्वेत क्रांति देख चुके इस देश में आज भी अनगिनत लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो पाता। पिछले 1 दशक में भुखमरी पर काबू लाने और खाने के बेहतर साधन जुटाने के लिए सरकारी, गैर सरकारी स्तर पर कई योजनाएं शुरू की गई, जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, न्यूट्रिशन कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ग्रेन बैंक स्कीम, अंत्योदय योजना। लेकिन इन योजनाओं के बावजूद आज भी भारत कुपोषित बच्चों के मामले में दुनिया में 117वें स्थान पर है। आम खानपान के हिसाब से दुनिया के 119 देशों में भारत 96 नंबर पर दिखता है। यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कुल कुपोषित बच्चों में से आधे से ज्यादा भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हैं। कुपोषण और उससे उपजी बीमारियों की वजह से भारत में हर साल करीब 20 लाख बच्चे मौत का शिकार होते हैं। भारत में करीब 47% बच्चों का वजन सामान्य से कम है। 46% बच्चों का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। करीब 30% बच्चों का जन्म के समय ही काफी कम वजन होता है, जो ये बताता है कि भारत में खान-पान के मामले में महिलाओं की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। फिलहाल भारत में 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। इसकी वजह छोटी उम्र में शादी, महिलाओं की कमजोर सामाजिक स्थिति, सरकारी ढुलमुल रवैया और नीतियों की सही मॉनिटरिंग का अभाव भी है। वजहें बहुत सी हैं भडाना साहब। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा प्रमुखता से बात की गई फूड एंड न्यूट्रिशन की, और हकीकत यह है कि आज भी इंडिया में हाईएस्ट चाइल्ड माइल न्यूट्रिशन लेवल जो पूरे वर्ल्ड में अगर हम अगर आकलन करें तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन है। आपके हिसाब से इतने बड़े दावे करने के बावजूद हमारी हालत इतनी बदतर क्यों है? देखिए, अभी दुनिया के सामने हमारे अपने जो सिस्टम है हमारा, सही तो ये है कि सरकार ने हमारे काफ़ी प्रयास किए गए हैं और काफ़ी हद तक इस पर कामयाबी भी मिली है। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में, कहीं ना कहीं सिस्टम में अभी भी कोई कमी है, जिससे कि ज़रूरतमंद बच्चों को और गांव के पिछड़े इलाकों में तक अभी बराबर नहीं पहुंच पा रहा है। ये सही बात है कि जिनको ज़रूरतमंद बच्चों को जिन एरिए में जो भी पिछड़े एरिए हैं उन तक पहुंचना ज़रूरी है। उसके लिए अब कोशिश की है और अभी हम लोगों को भी, मेंबर पार्लियामेंट्स को भी, स्पीकर साहब की तरफ से और सरकार की तरफ से भी देख रेख एक मॉनिटरिंग कमेटीज बनाई हैं। उनमें रूरल डेवलपमेंट्स के लिए भी हम लोगों को, मेंबर पार्लियामेंट्स को भी वहाँ का देख रेख कमेटीज़ के चेयरमैन बनाए गए हैं जी। मैं समझता हूँ कि मैंने जो कुछ अभी पीछे इसको देख रेख के लिए जो कमेटीज़ बनाई, गुड़गांव, फरीदाबाद और मेवात, जो कि बहुत पिछड़ा एक इलाका है, वहाँ मैंने मीटिंगें ली और मैंने कोशिश की है कि अभी भी वहाँ बहुत जो सुविधाएं, जो डिस्ट्रीब्यूशंस जो लोगों को पहुँचना चाहिए, वहाँ बहुत अभी कमी है। हमारी सरकार जो अभी हरियाणा में बनी है, उन्होंने एक शुरुआत की है बच्चों को
यहाँ तक भी स्कूलों में, शिक्षा संस्थाओं में बच्चों को पढ़ने की सूरत नहीं थी। अब नए एडमिशन्स किए हैं, बच्चों को, सरकार को इस बात के लिए पाबंद किया है कि उन बच्चों को खाना भी मिड डे मील की आप बात कर रहे हैं जी। शर्मा जी, सरकार मीटिंग की बात अक्सर करती है और मॉनिटरिंग की बात भी करती है, हर सरकार करती है, लेकिन नतीजे तब भी बहुत अच्छे दिखाई नहीं देते। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रिपोर्ट है वो ये कहता है कि इंडिया में अंडरवेट बच्चे का अगर हम पूरा आकलन करें तो 117वें नंबर पर इंडिया पहुंचता है, दिखता है। मॉनिटरिंग की बात हो रही है, सपनों की बात हो रही है, योजनाओं की बात हो रही है। आपको हिंदुस्तान की तस्वीर कैसे दिखती है? बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि आज 2006 में हम ये बात कर रहे हैं और 1943 में जब बंगाल फेमिन हुआ था और उस समय की जो सिचुएशन थी खाद्यान्न की या मेल न्यूट्रिशन की या हंगर की, वो आज भी उसी लेवल पे आज हमें, यानी अगर 147 किलो प्रति व्यक्ति साल में अगर उसको अनाज उपलब्ध होता था 1943 में, तो आज 2006 में भी वही सिचुएशन है। दुर्भाग्य देखिए कि जितनी सरकारें आई हैं, बातें तो लंबी लंबी होती हैं, लेकिन देखिए दुनिया का जो हंगर देखें अगर हम, तो 85 करोड़ लोग तकरीबन दुनिया के रात को जब सोते हैं तो पेट का 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, खाली पेट सोते हैं। जी। उसमें से 1/3 भारत में है और ये फूड शॉर्टेज नहीं है। इस देश में इतना अनाज है कि हम चूहों को खिलाते हैं या हम समुद्र में फेंकने को तैयार हैं। इवन पार्लियामेंट में अगर आपको याद होगा 2001-2003 में, आप ना भूलें कि हमारे पास 65 मिलियन टन यानी तकरीबन 650 लाख टन का भंडार था, सरप्लस था। यानी बहुत से लोगों को हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि हम 65 मिलियन कहें, 75 मिलियन कहें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम एक अनाज की बोरी को दूसरी अनाज की बोरी पर रखते और अगर इस तरीके से हम उसको खड़ा करते उस 65 मिलियन टन को, तो हम चंद्रमा तक जा सकते थे और आ सकते थे। और उसके बावजूद भी 32 करोड़ लोग जो थे वो भूख की रेखा से नीचे। तो आपका कहना यह है कि अनाज की डेफिशिएंसी एक अकेली प्रॉब्लम नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही ना होना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और उसकी वेस्टेज एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ एक और चीज़ है समझने की, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक है, सरकार के नेटवर्क हैं, काफ़ी एलेबोरेट है, उसमें खामियां हैं, उसको पूरा करें, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो 32 करोड़ लोग जो भूखे हैं उनके पास उतना पैसा नहीं है कि उसको खरीद पाएं। उनके सामने पड़ा है अनाज लेकिन वो उसको खरीद नहीं पाते। यानी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो कैपेसिटी टू बाई, यानी अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप अनाज को कैसे खरीदें? अनाज ना खरीद पाना भी एक दिक्कत है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, आइए वो भी सुने। मैं इस पे कहूँगा कि सरकार जो है अनाज देती है पर गाहक तक नहीं पहुँचता, वो बाजार में पहुँच जाता है, वो बाजार में फिर महंगे रेट बिकता है वो। गवर्नमेंट कितना दावा करती है दालें बहुत सस्ती ला रहे हैं हम, लेकिन हमारे पास जब बाजार से आते लेने जाते हैं तो उस समय बाजार से दालें बहुत महंगी मिलती है, फिर हमें महंगी आगे बेचनी पड़ती हैं। कस्टमर सोचता है जो ग्राहक कह रहे हैं अपना गवर्नमेंट भाई बड़ा सस्ता दे रही है, लेकिन आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो? सरकार माल देती है, सरकार का माल आता भी है गोदामों में, वो कहाँ जाता है ये पता नहीं। लोग नाराज रहते हैं आमतौर पर सरकार से या फिर जनप्रतिनिधित्व से। अभी आपने सुना कि लोग ये कह रहे हैं कि हमें पीछे से ही इतना महंगा मिलता है इसलिए हम महंगा अनाज बेच रहे हैं। भैराना साहब, लगता है आपको कि यही एक वजह है? दरअसल मैं कहूँगा कि आज हमारे, जहाँ तक मेरी अपनी स्टेट की बात है, हमारी स्टेट में एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो भूख से सोया हो। हमारे यहाँ पूरी स्टेट का मैं कहूँगा कि कोई भी एक एग्जाम्पल नहीं है कि हमारे यहाँ इस तरह की सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशंस में, सप्लाईज में कहीं थोड़ी बहुत ही कमी है, उसको दुरुस्त किया है। लेकिन एक भी नहीं, मैं तो रिकॉर्ड से कह सकता हूँ कि कोई भी आदमी, जैसे शर्मा जी ने भी कहा, हरियाणा का कोई एक एग्जाम्पल और मिसाल दें कि एक भी आदमी हमारे हरियाणा में कोई भूखा नहीं सोता है आज हमारी सरकार में। मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ, नॉट ए सिंगल एग्जाम्पल हरियाणा स्टेट। इसमें जैसा आपने कहा, ठीक है, आपके दावे हैं और ये दावों के बीच में हम बात करें, लेकिन जो आपका सवाल था कि भाई लोगों तक वो पहुंचता नहीं है और ये जो उसमें लोगों ने कहा है कि हमारे पास नहीं आता है, देखिए इसमें सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जो अनाज यहाँ से डिस्पैच होता है वो कहाँ जाता है। आपको हैरानगी होगी जान के कि हमारे देश का जो ये PDS में जो हम अनाज देते हैं वो हमारे देश की नहीं, लेकिन जो एडजॉइनिंग हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी फूड सिक्योरिटी पूरी करता है। आपको नॉर्थ ईस्ट की जो गेहूं जाता है वो बर्मा में जाता है, बांग्लादेश में जाता है, ये भी होता है इस देश में। और ये नहीं कि नहीं हो रहा है, सबको मालूम है और ये हम देखते भी हैं क्यों हो रहा है। और उसके बाद ये है कि स्टेट्स की कैपेसिटी नहीं है। स्टेट कहता है कि हमें आप पहले पैसा दीजिए, आपको तो मालूम है इस बात का कि वो उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है इतना। आज को मतलब आप जानते हैं पब्लिक सेक्टर और या स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के बारे में होगा, ये सही बात है। कहीं तक कई बार ऐसा आया है कि जो अभी भी उठाने की जहाँ तक बात आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ से जो हमने
क्या है, उसमें दिक्कतें हैं। कई बार कई स्टेटें जितना उठाना चाहिए नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि हमारी जहाँ तक स्टेट का सवाल है, जैसा मैंने पहले कहा, हमारी स्टेट में निश्चित तौर पर कोई भी आदमी भूखा नहीं सोता है और हमारे स्टेट में खुशहाली है। और निश्चित तौर पर जिस तरह राजीव गांधी जी ने एक बार हमें और उन्होंने कहा था कि जो सिस्टम है, जो हम यहाँ से गाँव के लिए भेजते हैं, वो बेसिकली अगर 100 रुपये हम भेजते हैं, 100 रुपये का सामान भेजते हैं, तो गाँव के लोगों तक पहुँचते पहुँचते उस वो 20 या 25% रह जाता है। उसको आज दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जैसा हमारी स्टेट में है। अब नियर स्टेट है, लेकिन हमारी स्टेट में निश्चित तौर पर आज के दिन लेकिन ये देखिए लेकिन हम सिर्फ हरियाणा की बात तो कर नहीं रहे, और स्टेट्स को भी अगर हम देखें तो अभी भी ये माना जा रहा है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, ऐसे कई एक स्टेट्स हैं जहां पर आज भी एक वजह जो है कि अनाज को लेकर या कुपोषण चीज़ की हम बात कर रहे हैं, अर्ली चाइल्ड मैरिज वहां भी हो रही हैं, वहां पर भी ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा, वहां पर भी पीडीएस को लेकर शिकायतें आ रही हैं। ये शिकायतें तो सब तरफ से है। आपको क्या ये नहीं लगता कि जो जनता के जो प्रतिनिधित्व हैं उनको इसे लेकर एक जोरदार आवाज़ उठानी चाहिए और कहीं ना कहीं एक्शन की बात भी होनी चाहिए? अगर हमें पता है कि लूप होल्स क्या हैं, लूप होल्स को लोग अगर बाहर ला रहे हैं, मीडिया ला रहा है, एनजीओज ला रहे हैं, तो लगता नहीं आपको कि हमारा कहीं हम एक्शन के मामले में हम पीछे रह जाते हैं? सभी हमारा दायित्व है, और जब हम समझते हैं कि हमें जहाँ भी कुछ चीज़ें हमारे नोटिस में आई है, उनको हमेशा उसको उठाते हैं। और मीडिया का तो आज आप जो जिस तरीके से कुछ चीज़ों को उजागर करने में आपकी जो भूमिका है, उस पर तुरंत कार्य भी होते हैं। और हम तो ये कहूँगा कि निश्चित तौर पर हमारे जो दायित्व है उसको निभाते हैं, और उसके लिए जिम्मेदारी है। पर पूरे देश में कहीं ना कहीं स्टेटों में जो भी कुछ दुरुस्त है कि कहीं हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मुझे पंजाब, हरियाणा और आसपास के स्टेटों में हम जहाँ, मैं तो इस ये कहूँगा कि जहाँ हमारी सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, जहाँ हमारी सरकारें, वहाँ ऐसी कोई कहीं हमें नहीं लगता। लेकिन हम तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। अभी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहन सिंह जी, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। मोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि जब पीडीएस सिस्टम के लूप होल्स की बात पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं से सुनाई देती रही है, लोग भी ये मान रहे हैं कि ये सिस्टम, इसमें कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं, इन सब आवाज़ों को जब सुनाई देती हैं सब जगह, तो एमपीज़ की तरफ से कहीं उन पर एक्शन लेने की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? आपको नहीं लगता कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में कहीं एक पूरी तरह से ओवरऑल सिस्टम को कहीं सुधारने की ज़रूरत है और एमपीज़ का रोल है कि वो इसके लिए सामने आए? देखिए, दुश्वारी यह है कि यह सिस्टम तो बहुत पुराना है हमारे देश में, और शुरू से जब इसकी परिपाटी शुरू हुई तो भ्रष्टाचार इसकी जड़ में था। यदि जमीनी स्तर पर जा करके आप देखें तो जो भी सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानें हैं, उनके दुकानदार यदि भ्रष्टाचार न करें तो वो दुकान चला नहीं सकते। उनको पुलिस को भी कुछ पैसा देना है, उनको आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को भी पैसा देना है, और ऊपर से कुछ जो छुटभैया नेता हैं वो उनकी शिकायत न करें तो कुछ चीनी वगैरह में उनकी भी हिस्सेदारी रहती है। तो बड़े नेता इसके लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं अंजाम देना चाहते? असल में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सब दे दिया है राज्य सरकारों की मातहती में। बिल्कुल ये सही बात है कि यदि केंद्र सरकार इस पर संसद सदस्यों को भी निगरानी के अधिकार दे और इनके भी हाथ में कुछ दंडात्मक प्राविधान हो, तो मैं समझता हूं कि इस पर कुछ अंकुश पाया जा सकता है। क्योंकि दुकानों के आवंटन में और उनको सामग्री आवंटन में संसद सदस्यों का कोई भी से नहीं है। वो नीचे नीचे सब होता रहता है, उस प्रक्रिया में कोई इन्वॉल्वमेंट न होने के नाते संसद सदस्य असहाय स्थिति में है। केवल इसके कि ग्रामीणों की शिकायत ले और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, संबंधित परगना मजिस्ट्रेट को उन शिकायतों को अग्रसारित करके उसकी जांच करा दे, और कोई रास्ता नहीं है। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। गांव के प्रधान और उनके द्वारा चयनित, गांव के द्वारा चयनित जो राशन के दुकानदार हैं, उनकी मिली भगत से सारी चीजें ब्लैक मार्केट में चली जा रही हैं, और उसमें जो कुछ भी है वो नहीं है। हम विकेंद्रीकरण के नाम पर कि ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए, हमने इस सारी चीज को एकदम एक रैकेट के अधीन कर दिया है, और भ्रष्टाचार बड़ी तेजी से इसमें पनप रहा है।
जी उसमें मोहन सिंह सुधार जी, एक मुश्किल जी, काम। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, थैंक यू सो मच। भंडाना साहब, कड़वा सच है लेकिन सच है, भ्रष्टाचार, करप्शन की कहानी बहुत पुरानी हो गई, सब जानते हैं इस बात को। आपको ये नहीं लगता कि सरकारों के पास अब एक ये समय आ गया है, हम किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, जब ये पता ही है कि पीडीएस होने के बावजूद आम आदमी तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है, कोई रास्ता निकलना जरूरी है? नहीं, उसके लिए प्रयास जारी हैं और मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी और इस और बहुत कार्यक्रम दिए हैं और सख्ती से कहा गया है कि भाई किसी भी सूरत में जहां भी भ्रष्टाचार है और जहां भी सिस्टम में गड़बड़ है उनको दुरुस्त करना है और चुस्त बनाना है। उसके लिए सभी हम कोशिश और प्रयास में हैं। जी देवेंद्र जी, कभी कितने केसेस आपने ऐसे देखे हैं जब कोई राशन की दुकान जिसकी शिकायत सुनी गई हो, वो दुकान परमानेंटली बंद हो गई हो या बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया हो? देखिए, जैसे पहला हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा, बिल्कुल ठीक है, सिस्टम इतना गहराई तक पहुंच गया है कि उसको हिलाना आसान नहीं है, और ये कहीं एक शॉप को बंद करना और फिर दोबारा उसको लाइसेंस मिलना, ये भी एक प्रतिक्रिया का हिस्सा है। लेकिन आप देखना यह है, उनका सुझाव ये था कि संसद के सदस्यों को अगर वो, मेरा मानना है कि संसद के सदस्य भी सारी सोसाइटी का हिस्सा है, तो उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें नहीं करनी चाहिए। हमें करनी चाहिए एक सिस्टम को ठीक करने की कोशिश। अगर वो सिस्टम को हम ठीक नहीं कर पाएंगे तो ये संसद के सदस्यों को देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला देश का। कोशिश ही करनी चाहिए कि कहाँ फ्लॉ है। देखिए, सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि जितनी भी दुकानें हैं, अगर हम देखें तो 80 से 90% जो दुकानें हैं वो FCI के या जो स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिश्तेदारों की है या उनके दोस्तों की। जब तक हम इसको डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, इस लिंक को नहीं तोड़ेंगे, आप इस पीडीएस सिस्टम से भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकते। भंडाना साहब, ये क्या ऐसा पॉसिबल होगा? देखिए, शर्मा जी ने जैसे कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि थ्रू आउट कहीं ना कहीं कुछ कमी हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ और जहाँ तक मेरी जानकारी में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मैं सांसद रहा और वहाँ भी मैंने उत्तर प्रदेश के मेरठ में देखा, लेकिन और हरियाणा में आज जहाँ भी किसी डिस्ट्रीब्यूशन दुकानों की जहां हमें शिकायत मिलती है, अनेकों नहीं हजारों ऐसे केसेस हैं कि जिनकी दुकानें बंद की, उनके खिलाफ एक्शन हुए हैं और परमानेंट बंद कर दिए। नहीं, जनता को विश्वास में लेना तो जिम्मेदारी है, हमारी भी है, कहीं ना कहीं आज मीडिया की भी है और हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, व्यक्ति किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। समाज को विश्वास में रखना जरूरी है। अगर देश के लोगों का हमसे विश्वास उठ जाएगा तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। 2 वक्त की रोटी पाने की मुहिम बरसों से चलती आ रही है, लेकिन फिर भी भुखमरी आज भी कायम है। ऐसे में जनता ने अपने हाथों में कमान लेने की कोशिश शुरू कर दी है। किसी ने कहा है कि जीवन के अंधेरे पलों में रोशनी के लिए संघर्ष जब बहुत बढ़ जाता है तो सन्नाटों को चीरता हुआ चिराग बन खुद ही जल उठता हूं मैं। ऐसी ही कोशिशों पर सूरज मोहन झा की एक खास रिपोर्ट। अब मैं राशन कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ। यह है दिल्ली की श्री राम कॉलोनी, लेकिन यहाँ राम राज्य फिलहाल दिखाई नहीं देता। इस कॉलोनी में रहने वाले ज्यादातर लोग गरीब हैं और इनके लिए रोज 2 वक्त भरपेट खाना मिलना बड़ी खुशनसीबी की बात है। सरकारी योजनाएं बनी तो इनकी आंखों में सपने जगे कि अब भूख शायद इतना नहीं सताएगी, लेकिन नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे। पहले मिलती थी चीनी हमें 10 किलो, अब देता है 5 ही किलो। और हमने कहा पहले हमें 10 किलो मिलती है, अब 5 किलो दे रहे हैं, तो कह रहे हैं लेना हो तो लेना, तो बकवास मत करो, जाओ। इतनी महंगाई के बाजार से कुछ लाता हूँ। इतना ही नहीं, लोगों की नाराजगी है कि उन्हें सरकारी सुविधा के लेबल के साथ जो अनाज मिलता है वो कई बार मिलावटी होता है और राशन देने वाले भी इनके साथ सम्मानजनक बर्ताव नहीं करते। लेकिन अब इन लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। हमें राशन नहीं मिल रहा, राशन पर जाओ दुकान बंद होती है, दुकान वाला मिसबिहेव करता है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स थी, तो लगा कि इस पर कुछ करना चाहिए। इस पर काफ़ी काम किया भी,
लोग आए, उनकी कंप्लेंट डलवाए, कंप्लेंट के बाद सूचना के अधिकार में एप्लीकेशन डलवाते, उसकी प्रोग्रेस पूछते, जिसका नतीजा आज ये है कि काफ़ी हद तक सुधार आया पर पूरी तरह से अभी भी नहीं है। मजे की बात ये कि लोगों की तमाम शिकायतों के बीच राशन डीलर ऐसे आंदोलनों की जरूरत को बेमानी मानते हैं। ए वालों को और लाल कार्ड वालों को बहुत ही फायदा है। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल और 13.5 रुपये किलो चीनी सुचारू रूप से वितरण करते हैं हम, बिल्कुल। लेकिन आंदोलन बदस्तूर जारी है। संतोष जैसी महिलाएं अब हंगर फ्री इंडिया के सपने को साकार करने का संकल्प कर चुकी हैं और ये एक बड़ी जीत है। लोगों को पोषण युक्त आहार मिले, इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं में पीडीएस के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना भी आता है, लेकिन इसका क्रियान्वयन कितना हुआ है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत कुपोषण के मामले में दुनिया में नीचे से तीसरे पायदान पर आता है। अब समय आ गया है कि सरकार अपनी इन सभी योजनाओं का पुनः अवलोकन करे ताकि इसका फायदा उन लोगों तक पहुंच सके जिनके लिए वास्तविकता में ये योजना बनाई गई थी। कैमरामैन रतुल के साथ मैं सूरज मोहन झा, दिल्ली से लोकसभा टीवी के लिए। गरीब आदमी की आंखों में आज भी आंसू का एक कतरा दिखता है। भडाना साहब, हमारी तमाम जो योजनाएं दिखती हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है कि इस गरीब आदमी को उन योजनाओं के साथ डायरेक्टली जोड़ लिया जाए? देखिए, मैं इस पे कहूँगा कि काफ़ी हद तक इस देश में जो एक सिस्टम था, जो कुछ गरीबी का स्तर था, उसमें काफ़ी चेंज आया है। लेकिन निश्चित तौर पर हम और सरकार इस ओर पूरा ध्यान दे रही हैं और कुछ ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उस ओर हम सबकी सामूहिक फिर जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से आज भी जो सिस्टम में गड़बड़ी है, जो कमी है, मैं निश्चित तौर पर कहीं भी देश के अनेकों हिस्सों में ये सही बात है कि आज भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आम गरीब आदमी तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहा है। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि सामूहिक अगर उस पर जिम्मेदारी दी जाए, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे, मैं समझता हूं तो उसमें सुधार आएगा। और जिस तरह का जो सिस्टम में गड़बड़ी है, यहाँ से मान लिया जाए तेल, चीनी, जितना भी कुछ मिलता है सेंटर से स्टेट को, स्टेटों से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोगों तक पहुँचते वो बहुत कम हो जाता है। इससे मैं सहमत हूँ। हम इस पर पूरी गौर कर रहे हैं और हमारी स्टेट तो ज़्यादा ध्यान दे रही है इसकी। शर्मा जी, इसी देश में काला हांडी के बारे में हम सभी जानते हैं। इस पूरे 1 साल में हिंदुस्तान के ट्राइबल स्टेट्स में, एरियाज़ में 7700 से ज़्यादा लोगों की मौतें मेल न्यूट्रिशन की वजह से हुई। तब भी आपको कोई बदलाव की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। देखिए, चाहे हम अपने आप को बोलते रहें, अपने आप को शाबाशी देते रहें, हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन अफसोस ये है कि देश में आज़ादी के बाद जहाँ पर फोकस होना चाहिए था वहाँ पर नहीं हुआ है। इनफैक्ट 1991 के बाद अगर हम देखें, जब से इकोनॉमिक लिबरेशन की बात हुई है, तो गरीबी और भूख इकोनॉमिक रडार स्क्रीन से गायब हो गई है। और अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि इंडस्ट्री को कैसे फ़ायदा हो, ना कि किसान या गरीब आदमी को फ़ायदा हो। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जहाँ पर ग्रोथ इकोनॉमिक्स की बात होती है, उसको कहा जाता है कि उससे ट्रिकल डाउन होकर गरीबी हटेगी। मुझे दुनिया का एक देश बता दीजिए जहाँ पर ट्रिकल डाउन से गरीबी या भूख हटी हो। लेकिन ये ऐसे उसको एक मॉडल में डाला जाता है सारी बात को, ताकि एक भ्रम जो है आम आदमी के सामने पैदा किया जाए। और ये सरकारों का दायित्व है कि वो पहले भूख को मिटाएं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि जिस देश को सुपर पावर कहा जाता हो, उस देश में दुनिया के 1/3 या तीसरा हिस्सा भूखों का वो हमारे देश में हो। और कुपोषण की से आपने बात की, उसका तो मतलब जैसे ठीक बताया आपने कि नीचे से हमारा तीसरा नंबर। और फिर भी अगर हम अपने आप को शाबाशी दें कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत महान है, तो मुझे लगता नहीं हम किसको धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल, अभी शाबाशी देने का समय नहीं आया है, लेकिन समय यह ज़रूर है कि हम ये सुने कि जनप्रतिनिधित्व इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं। वितरण का काम, तो वितरण का काम राज्य सरकार देखती है, नीचे स्तर तक, मतलब पंचायत स्तर तक, और जो बेस गोडाउन तक, स्टेट हेडक्वार्टर तक जो अनाज जहाँ डिफिसिट है, जहाँ अनाज सफिशिएंट नहीं है स्टेट, वहाँ तक पहुँचाने केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। 2 पहिए पर यह जन वितरण प्रणाली आधारित है। तो जहाँ तक भूख और स्टारवेशन का है, ऐसी कोई घटना कहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को जो वितरण व्यवस्था है, उस वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण खाद्यान्न मिलता नहीं है। फिर काम के बदले अनाज योजना में भी सामान्यतया अनाज की बजाय
उसके बदले में नगद भुगतान कर देते हैं। ये स्कीम तो बनाई थी कि गरीब आदमी को सस्ते रेट पर जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, अनाज है, दाल है, कपड़े हैं, जो पीडीएस प्रणाली के मार्फत हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, केरोसिन ऑयल है, कि गरीब आदमी को सस्ते रेट पर मिल जाए। लेकिन हो इससे उलट रहा है। जो भी बीच में डीलर हैं, डिपो होल्डर हैं, वो उसमें बहुत भारी ब्लैक शुरू हो जाता है, उसको स्टोर कर लेते हैं, गरीब आदमी तक वो पहुंचता है। जैसे ही आप किसी कार्यक्रम को जो खास करके आप गरीबों के लिए बनाते हैं, चाहे उनके न्यूट्रिशन के लिए हो या उनकी गरीबी को दूर करने के लिए हो या उनको अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कराने के लिए हो, जैसे उनको आप टारगेट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसमें से एक बड़े हिस्से को बाहर कर दे रहे हैं। जब तक वो यूनिवर्सल प्रोग्राम नहीं है, जब टारगेटेड है, तो उसमें भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश बढ़ती है। जिन लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं उनकी खोज में भी मुश्किल होती है कि किनको आप टारगेट करेंगे, किनको छोड़ देंगे। इन सब कारणों से ये योजनाएं वास्तव में जिन तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पा रही हैं और इसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। दुर्भाग्य ये है कि इन सब को जानने समझने के बावजूद सरकार इसमें कोई परिवर्तन करने के बजाय इन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। शायद गरीब और गरीबी की बात करना एक तरह से फैशन है भनाना साहब, ऐसा ही लगता है। कोई एक फॉर्मूला जो आपके दिमाग में आता है जिससे अपनाया जाए और हालात कुछ जल्दी सुधर सकें? देखिए, मैं तो इस पे ये कहूँगा कि हर आदमी को इस सिस्टम के और लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। हर व्यक्ति अगर किसी भी बात को, ये तो ठीक है कि सिस्टम में गड़बड़ी है, लेकिन गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तभी इस सिस्टम में कहीं आएगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ शर्मा जी से कि उन्होंने कहा कि हम आंकड़ों में जब आंकड़े बताते हैं तो हम अपने आंकड़ों के हिसाब से कुछ और होता है और प्रैक्टिकली कुछ और होता है। जैसा शर्मा जी ने कहा, मैं कहूँगा कि जब भी कोई नीतिगत बनती है उसमें कहीं ना कहीं गरीबों को और पिछड़ों को और विशेषकर किसानों के हित को ध्यान में ना रखकर तब ये नीति बनाई जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब तक इन नीति बनाने में जो लोग बेसिकली उस जगह से आए हैं, जिन्होंने इस वास्तविकता को देखा है, उन्होंने इसको नज़दीक से देखा है, मैं कहूँगा जब तक किसानों के बेटे इस नीति बनाने तक वहाँ नहीं बैठेंगे तब तक इस सिस्टम को मैं नहीं समझता कि हम सुधार पाएंगे। नीतियाँ वो लोग बनाते हैं कि जिनको यही पता नहीं है भूख क्या होती है और वहाँ तक सिस्टम क्या होता है। और हम समझता हूँ, मैं समझूंगा कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है इस देश की। आज हमारा देश जहाँ दुनिया में निश्चित तौर पर विकास की गति से तेजी की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ चाइना जैसे मुल्क आगे गए, आज हिंदुस्तान भी उस चाइना की तरफ तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। ये सरकार की नीतियों से, मनमोहन सिंह जी के प्रयासों से, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने जो दिशा दी है, मैं समझता हूँ इस सिस्टम में जो गड़बड़ी आज नहीं है, लेकिन उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उस पर हम सामूहिक जिम्मेदारी समझेंगे और उसमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आज काफ़ी कमी है और मैं तो ये कहूँगा कि निश्चित तौर पर जब तक किसान के बेटे यहाँ वहाँ नहीं बैठेंगे जो नीति बनाते हैं और इन पर कंट्रोल जब तक हम लोगों का नहीं आएगा, ये सिस्टम ही ऐसा है कि जिससे उन ब्लैक मार्केट वालों का, उन डिपो होल्डर्स का, उनमें कहीं ना कहीं हर जगह कहीं ना कहीं कुछ कमी है। शर्मा जी, दुरुस्त करने की जरूरत जी, इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी। गरीब आदमी पॉलिसीज के बदलने का इंतजार कर सकता है लेकिन पॉलिसी बना नहीं सकता, वो पॉलिसी मेकर नहीं है, और बीच का इंसान से जो मिडिल मैन है उससे गरीब आदमी परेशान है और उसकी नाराजगी सरकारों से हमेशा रहती है। क्या हो सकता है ऐसे में? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री के एक बहुत अच्छे मित्र थे इसलिए क्योंकि उनके हाल में देहांत हुआ, महबूबुल हक साहब, और वो पाकिस्तान के आपको याद होगा फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूएन की आती है उसके वो फाउंडर एडिटर भी थे। उनका मुझे एक साक्षात्कार में उन्होंने मुझसे कहा था और मैं आपसे शेयर करूंगा। उन्होंने कहा था कि ये सोच के चलना कि जीडीपी इज़ द टच स्टोन टू डेवलपमेंट, ये सबसे बड़ी गलती है। आप ग्रोथ से जो बढ़ रहे हैं, आपके 10% 15% आप बढ़ाते रहिए, आपकी पावर्टी कभी नहीं खत्म होगी, हंगर कभी नहीं खत्म होगा। अगर आप उल्टा करें, आपका सारा फोकस अटैक हंगर और पावर्टी पर रहे, तो जीडीपी अपने आप बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि जब तक सरकारों के दिमाग में ये नहीं आता या सोच में ये नहीं आता कि हमारा जो फोकस है वो गलत जा रहा है,
अगर हम हंगर और उस पर एड्रेस करें, 1/3 जनता भारत की 32 करोड़ लोग अगर हम भूख की रेखा से बाहर निकाल लेते हैं तो जीडीपी तो अपने आप बढ़ेगी। बिल्कुल। तो जाहिर है कि योजनाएं जो भी बने, सरकारें जो भी कहें, जब तक आम आदमी तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचता, शिकायतें रहेंगी, नाराज़गी रहेंगी, और जब तक एक पूरी तरह से एक यूनिफॉर्मिटी के साथ सारे लोग एक साथ मिलकर नहीं सामने आते, शायद हालात सुधर नहीं पाएंगे। आप दोनों हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अ हंग्री मैन कांट सी राइट और रॉन्ग, ही जस्ट सीज फूड। वह सुबह ज़रूर आएगी जब भूख की तड़प कम होगी और सब की थाली में होगा भरपूर अनाज। आज के संग पर अपने रिएक्शंस हमें ज़रूर भेजें। हमारा पता है संसद से सड़क तक @sansad.nic.in। अगले हफ्ते फिर एक नए अंक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।